हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो एंड आई होप दैट आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आइए चलते हैं क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन नंबर 1 है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव बोथ, शॉर्ट रेंज, नन ऑफ दीज। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सोचिए। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में आपको बताया गया था। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है बिटवीन टू मासेज होता है। इट ऑलवेज एक्ट बिटवीन टू मासेस, वी कैन से m1 एंड m2। और फोर्स की वैल्यू क्या होती है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो इनवर्स स्क्वायर लॉ को होल्ड करता है ये फोर्स, 1/r स्क्वायर, यानी डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स के स्क्वायर के इनवर्स होता है। और ये जो है लॉन्ग रेंज का फोर्स है, लॉन्ग रेंज फोर्स। और ये जो फोर्स होता है हमेशा अट्रैक्टिव होता है, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, इट नेवर बी रिपल्सिव। कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपने सुना हो कि पृथ्वी पे या किसी प्लैनेट पे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कोई बॉडी इजेक्ट हो गया हो आउटर स्पेस में, ऐसा कभी नहीं होता है। इट इज़ ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स, इट नेवर बी अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव बोथ, इट नेवर बी शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर फोर्स होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स काम करता है। नन ऑफ दीज नेवर। तो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। ओके, गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। In a system of two particles, identical particles, one particle is at rest and other has acceleration a. What is the acceleration of the center of mass? तो आप पढ़े हो acceleration of the center of mass A equal to m1 a1 plus m2 a2 divided by m1 plus m2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a की वैल्यू, देन a की वैल्यू आपको मिल जाएगी, m1 की वैल्यू क्या है, दोनों आइडेंटिकल पार्ट्स के, तो m कॉमन हो जाएगा और m कॉमन हो जाएगा। और I have to erase something and okay, so a इक्वल टू m कॉमन हो जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा, a1 प्लस a2 डिवाइडेड बाई 2m। और a1 की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है कि एक पार्ट के लिए जो रेस्ट में है तो उसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी, दूसरे का एक्सेलरेशन a है, तो m इंटू a ओनली आपके पास होगा अपॉन 2m। तो m से m कैंसिल हो जाएगा, वी हैव ओनली a/2, so a/2 is correct option. Option number 2 is your correct option. Okay, go for the next question. The formula for the center of mass of a two particle system is, so it's very simple, we already know about this. So this option number 2 is your correct option, m1 r1 plus m2 r2 divided by m1 plus m2, total mass of the system. Okay, next question है, the point of a system where an applied force causes linear acceleration without creating any angular acceleration is termed as। तो कोई भी आपके पास सिस्टम है, सपोज आप रिजिड बॉडी की बात कर ले, तो सेंटर कहीं होगा बीच में। तो कह रहा है कि हम अगर कोई फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और उसका जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है अगर वो सेंटर से पास नहीं होता है, तो उस स्थिति में बॉडी जो है एंगुलर मोशन परफॉर्म करेगी। लेकिन अगर वो सेंटर से पास होता है, तो सेंटर से पास होने पर इट कॉजेज द लीनियर एक्सेलरेशन इन द बॉडी, क्योंकि बॉडी तब रोटेट नहीं करेगा। बॉडी में रोटेशन तभी होता है जब सेंटर ऑफ मास से हटके और फ्रीली कहीं और से फोर्स अप्लाई करें, तो इट causes the angular acceleration in the object. But when the line of action of force, okay, passes through the center of mass, then it always causes the linear acceleration in the body. So which one is your correct option? Center of mass is your correct option. Center of mass से होके गुजरना चाहिए। Okay, next question है, the center of mass of a uniform semicircular ring of radius r is at a distance of फ्रॉम सेंटर, फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरना है। तो सेमी सर्कुलर रिंग की बात कर रहा है, सेमी सर्कुलर रिंग में क्या होता है, आपका जो मास होता है वो इस पार्ट पे होगा सैडेड एरिया में, और इसका जो रेडियस होगा आप कैपिटल आर ले लीजिए। ओके,
और हमको इसका सेंटर ऑफ मास बताना है, तो हम एक्स के डायरेक्शन में बता सकते हैं सेंटर ऑफ मास की वैल्यू क्या होगी। तो फार्मूला जो होता है इंटीग्रल ओवर डी एम एक्स डिवाइडेड बाई इंटीग्रल डी एम। इस डी एम की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। डी एम की वैल्यू क्या होगी, तो डी एम की वैल्यू एक्चुअली होगी डी एम इक्वल टू जो भी आप कोई अगर चाहो तो इसमें कोई एलिमेंट ले सकते हो, एलिमेंट लेकर आप सेंटर ऑफ मास पहले डिफाइन करें। एलिमेंट आप लोगे विड्थ डी एक्स का, जो सेंटर पे कुछ एंगल बनाएगा, सपोज डी थीटा। तो इस एलिमेंट की मास की बात कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा ये टोटल मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, कैपिटल एम सपोज कर लीजिए, अपॉन टोटल जो भी इसका लेंथ हो। तो 2πr होता अगर ये पूरा सर्कुलर रिंग होता तो, लेकिन हाफ है तो फिर πr ही होगा। 2πr का आधा कर लेंगे, πr इज द लेंथ इनटू, और जिस हिस्से के लिए dm आप ले रहे हैं उसके लिए लेंथ कितना है, dx है, तो ये आपका dm की वैल्यू हो जाएगी। और dx की वैल्यू आप r d थीटा भर सकते हैं, तो m अपॉन पाई आर इंटू आर डी थीटा। तो आर से आर कैंसिल, वी हैव m अपॉन पाई डी थीटा ओनली। सो x की दिशा में और y की दिशा में सेंटर ऑफ मास आप कैलकुलेट करेंगे। पहले हम x की दिशा में निकाल रहे हैं कि x की दिशा में कितने दूरी पर सेंटर ऑफ मास होगा। तो आपको यहाँ वैल्यू भरनी पड़ेगी m अपॉन पाई डी थीटा, और x की वैल्यू भी भरनी पड़ेगी। और यहाँ पे x की वैल्यू अगर आप ये r ले रहे हो और ये एंगल थीटा है, तो फिर क्या हो जाएगा, r cos थीटा डिवाइडेड बाई टोटल dm मीन्स m अपॉन पाई डी थीटा। सो द वैल्यू कम्स आउट टू बी 2 टाइम्स कैपिटल R अपॉन पाई। सॉल्व करेंगे, आप यहाँ पे एंगल जो लेंगे, टोटल एंगल, अगर ये लाइन आप अगर इस छोर से, इस पार्टिकुलर इंड से आप इस इंड तक जा रहे हो, तमाम एलिमेंट्स को कंसीडर करते हुए कितना एंगल मूव करना पड़ेगा, तो 0 to पाई एंगल मूव करना पड़ेगा। इसलिए इंटीग्रल की जो लिमिट होगी 0 to पाई होगी, और ये लिमिट रखते हुए आप सॉल्व करेंगे, यहाँ पे भी 0 to पाई होगी लिमिट, नीचे वाले इंटीग्रल के लिए भी। तो आंसर आपका आएगा 2r अपॉन पाई। ओके, सो ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट ऑप्शन। सॉल्व इट एट योर होम। Okay, next. In a system of two particles, identical particles, both are moving towards each other with the speed v. What is the speed of the center of mass? तो यहाँ पे आपको वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास वाले फार्मूले से चलना पड़ेगा। स्पीड की बात कर रहे हैं, कोई बात नहीं, स्पीड की बात करें, वेलोसिटी की बात करें, फार्मूला सेम यूज करेंगे, m1 v1 प्लस m2 v2 m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो यहाँ पे वैल्यूज भर देंगे, दोनों आइडेंटिकल मास है तो m कॉमन हो जाएगा ऊपर, और यहाँ पे दिया हुआ है कि एक दूसरे के अपोजिट मूव कर रहे हैं, तो एक v होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, माइनस v हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स m, तो ये वैल्यू तो 0 आ जाएगी। इट मीन्स सेंटर ऑफ मास विल नॉट मूव एनीवेयर। ओके, ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोडक्ट ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी में आपको रिलेशन बताना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आप आई से इंडिकेट करते हैं, एंड और एंगुलर वेलोसिटी को आप ओमेगा से आइडेंटिफाई करते हैं। तो फिर रिलेशन क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो इसको, क्योंकि आपको पता है कि एंगुलर मोमेंटम एल की जो वैल्यू होती है आर इंटू पी होती है, और पी की वैल्यू एम भी होती है, और v की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा इंटू आर होती है, ओमेगा इंटू आर। ये वैल्यू भर दीजिए, एल कितना हो जाएगा, आर इंटू एम इंटू ओमेगा इंटू आर। सो वी हैव एल इक्वल टू आई
क्योंकि एम एम आर और आर मिलके एम आर स्क्वायर हो जाएगा, और एम आर स्क्वायर की जगह पे आप आई भर सकते हो। एल इक्वल टू आई इंटू ओमेगा इक्वल, ये आपका जो है रिलेशन होगा। तो रिलेशन किससे बनेगा? एंगुलर मोमेंटम से बनेगा, एल से बनेगा। तो प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी इज नथिंग बट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉ ऑफ मोशन दैट डिफाइंस द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज। कौन सा लॉ ऑफ मोशन है जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को दर्शाता है? तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, या ऑल ऑफ द अबव? तो न्यूटन्स के जो लॉ है, लॉ ऑफ मोशन, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बात करोगे लॉ ऑफ इनर्शिया को बताता है, थर्ड एक्शन एंड रिएक्शन को बताता है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो होता है वह रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की बात करता है, दैट इज योर फोर्स। और अगर फोर्स की वैल्यू जीरो हो जाए तो फिर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करेगा। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है आपका एफ इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी, ये जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करता है। अगर ये वैल्यू जीरो हो जाए तो फिर पी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कॉजेज द चेंज ऑफ सीजन्स? व्हाट कॉजेज द चेंज ऑफ सीजन्स? तो मौसमी परिवर्तन के लिए क्या जिम्मेदार है, कौन कारण है? पहला है अर्थ रोटेशन रिवोल्यूशन, अर्थ रिवोल्यूशन एंड इंक्लिनेशन ऑफ इट्स एक्सिस, अर्थ रोटेशन एंड इंक्लिनेशन ऑफ इट्स एक्सिस। तो वी नो दैट द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन कॉजेज द चेंज इन द वेदर कंडीशन रिवोल्यूशन की वजह से चेंज होता है, वाइल अर्थ की स्पिन की वजह से डे एंड नाइट ऑकर। डे एंड नाइट के लिए जो अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है उसकी वजह से होता है इन 24 आवर्स डे एंड नाइट। बट 365 डेज मीन्स 1 ईयर में जो रिवोल्यूशन करता है अबाउट द सन, इसकी वजह से जो है आपका मौसमी परिवर्तन होता है। और इसका जो झुकाव होता है, आप पढ़े ना 23 डिग्री नियर अबाउट 23.5 डिग्री नियर अबाउट जो है आपका अर्थ जो है झुका हुआ है, इंक्लाइंड है। तो इस झुकाव के कारण ही मौसमी परिवर्तन होते हैं और रिवोल्यूशन जो होगा अबाउट द सन। सो विच वन इज योर करेक्ट ऑप्शन? अर्थ रिवोल्यूशन एंड इंक्लिनेशन ऑफ इट्स एक्सिस। अर्थ रोटेशन नहीं होगा क्योंकि डे एंड नाइट ऑकर हो जाएगा। अर्थ रिवोल्यूशन भी केवल नहीं होगा, अर्थ रोटेशन एंड रिवोल्यूशन दोनों की वजह से सीजन से मतलब नहीं, सीजन से मतलब केवल रिवोल्यूशन से है और इंक्लिनेशन ऑफ इट्स एक्सिस। सो थर्ड इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी may lie within outside the surface outside on the surface of the body, lies always inside the body, lies always on the surface of the body, lies always outside the body। कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमेशा वस्तु के बाहर हो नहीं सकता, ऑलवेज शब्द जो इस्तेमाल किया है इससे हम खुद एलिमिनेट कर सकते हैं बहुत सारे ऑप्शंस। तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि यहाँ लिखा हुआ लाइज ऑलवेज, ऑलवेज जो वर्ड यूज़ किया है ये इसको गलत बना देता है। लाइज ऑलवेज ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, ये भी गलत हो जाएगा, केवल सरफेस वाली बात नहीं हो सकती। लाइज ऑलवेज इन साइड द बॉडी, ये भी बात नहीं हो सकती, केवल अंदर ही होगा, ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है बॉडी के। अगर बॉडी कुछ इस तरह का है तो मास का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ है इस रीजन में, तो बीच में यहाँ होगा तो भी कहेंगे कि आउटसाइड ही है क्योंकि मास का डिस्ट्रीब्यूशन केवल इस एरिया में है। तो मास का डिस्ट्रीब्यूशन केवल इस एरिया में है तो यहाँ सेंटर है भले ही, लेकिन मास ना होने के कारण हम कहेंगे आउटसाइड द बॉडी ही है। यहाँ हो चाहे यहाँ हो तो भी आउटसाइड द बॉडी ही मानेंगे। दूसरी चीज़ है मे लाई विद इन, अंदर भी हो सकता है, कोई रिजिड बॉडी है कम्प्लीटली तो अंदर भी हो सकता है। आउटसाइड ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी, बाहर भी हो सकता है, ठीक है। और सरफेस पर भी हो सकता है, मतलब डिपेंड करता है जियोमेट्रिकल कन्फिगरेशन कैसा है बॉडी का, शेप एंड साइज क्या है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास कैसा है। सो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल्स लाइज ऑन द लाइन। ऑप्शन नंबर ए है ज्वाइनिंग द पार्टिकल्स, बी है परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द पार्टिकल्स एट एनी एंगल टू दिस लाइन, नन ऑफ दिस। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल्स लाइज ऑन द लाइन, तो दो ही पार्टिकल्स की बात कर रहा है। तो जब दो ही पार्टिकल्स की बात कर रहा है तो जाहिर सी बात है दोनों मास का जो लाइन ज्वाइनिंग होगा इसी पर कहीं ना कहीं सेंटर लाई करेगा।
ठीक है ना। लाइन ज्वाइनिंग जो है इसका कोई इंक्लिनेशन वाली बात हम नहीं करेंगे। एट एनी एंगल टू दिस लाइन, ये भी बात नहीं हो सकती। परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग द पार्टिकल, ये तो एक्सिस ऑफ रोटेशन और की बात है, तो ये भी नहीं हो सकती। तो लाइन ज्वाइनिंग द टू पार्टिकल्स आप कहोगे। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास डिपेंड्स अपॉन ए टोटल एक्सटर्नल फोर्स, टोटल इंटरनल फोर्स, बोथ नन ऑफ दिस। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की बात कर रहा है, तो अंतर की बात हम करें, इंटरनल फोर्सेस की बात करें, तो सिंपल अगर एग्जांपल ले लो रिजिड बॉडी का, तो इंटरनल फोर्सेस जो होता है, मान लो दो पार्टिकल है आई और जे, तो एफ आई जे की जो वैल्यू होती है, टोटल इंटरनल फोर्सेस की जो वैल्यू होती है, जीरो हो जाती है। तो जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं ना, उसी के वजह से बॉडी मूव करता है। और जो भी फोर्स हम लगाते हैं एफ आई कोई भी इस सिस्टम पर, तो दो पार्ट में होता है। एक होता है कि वो एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई हुआ, दूसरा इसके अंदर का जितना भी इंटरनल फोर्स है, ठीक है, एफ आई जे है ना। तो ये यहाँ पे एक चीज़ और है कि आई की वैल्यू और जे की वैल्यू को सेम नहीं लेनी है। तो ये वैल्यू तो हालांकि न्यूटन्स के थर्ड लॉ से कैंसिल हो जाता है, बैनिश कर जाता है एक्शन और रिएक्शन की वजह से, क्योंकि अगर आप F12 प्राप्त करोगे तो ठीक अपोजिट में आपको F21 भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सब कैंसिल हो जाते हैं, केवल क्या बचता है आपके पास, एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स ही है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो आंसर कौन सा सही होगा, टोटल एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स, पोजिशन ऑफ द पार्टिकल्स, सिमेट्री ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द पार्टिकल्स। तो सेंटर ऑफ मास के पोजिशन की बात कर रहा है और किस पे डिपेंड नहीं करता है। तो पोजिशन ऑफ द पार्टिकल पे बिल्कुल डिपेंड करेगा, क्यों, क्योंकि पोजिशंस पता रहेगा तभी आप उसके लिए M1 R1 ये सब कैलकुलेशन कर सकोगे। पोजिशन ऑफ द पार्टिकल ये तो सही है भाई। दूसरी चीज़ है सिमेट्री ऑफ द बॉडी, जैसी बात है, बॉडी कैसा है, किस प्रकार से, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास कैसा है, इस पर भी डिपेंड करेगा। मास ऑफ द पार्टिकल पे तो बिल्कुल डिपेंड करेगा कि मास इन्वॉल्व होता है। तो जो बचा वो है रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के बीच में क्या रिलेटिव डिस्टेंसेज हैं उससे कोई मतलब नहीं है। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है तो उनके बीच में क्या रिलेटिव डिस्टेंस है उससे मतलब नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। क्या सीधे से इनका पोजीशन जो होता है ना, इससे मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन रोटेटरी मोशन लीनियर वेलोसिटी ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी, और रोटेटरी मोशन की बात कर रहा है और लीनियर वेलोसिटी सभी पार्टिकल्स की सेम होगी, जीरो होगी, कैन नॉट से डिफरेंट होगी। तो जब भी कोई बॉडी रोटेशनल मोशन परफॉर्म करता है, सपोज कोई बॉडी है और ये रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो जो भी पार्टिकल्स होते हैं इसके, वो डिफरेंट डिफरेंट रेडियस को अडॉप्ट करते हुए सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हैं अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, डिफरेंट रेडियस अडॉप्ट करते हुए। ओके, तो जाहिर सी बात है इसकी एंगुलर वेलोसिटी की जो वैल्यू होती है, आप रिलेशन निकालो v इक्वल टू ओमेगा इंटू आर से, तो आर डिफरेंट डिफरेंट है, तो लीनियर वेलोसिटी क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट होगी, क्योंकि अलग अलग डिस्टेंसेस कवर करने हैं, ठीक है। और उतने ही टाइम में कवर कर, जितने टाइम में ये छोटा वाला सर्किल जो होगा इस पे पार्टिकल का डिस्टेंस कवर होगा, बड़े वाले के लिए भी जो सरफेस ऑफ पार्टिकल होगा वो पूरा का पूरा रेडियस बड़ा बनाएगा, तो ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा उतने ही टाइम के लिए। तो डिस्टेंस कवर करने की वेलोसिटी बढ़ानी पड़ेगी ना, लीनियर वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। सो रेडियस बढ़ेगा तो आपको यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी की वैल्यू जो बढ़ानी पड़ेगी, ताकि ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट रहे। तो ओमेगा जो होता है सभी पार्टिकल्स के लिए एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू सेम होती है। मीन्स व्हेन अवर बॉडी रोटेट्स द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ऑल द पार्टिकल मस्ट बी द सेम व्हाइल द लीनियर वेलोसिटी may change. सो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। लीनियर वेलोसिटी वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होंगी, केवल एंगुलर वेलोसिटी सेम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ जाइलेशन ऑफ ए यूनिफॉर्म रॉड whose length is capital L and passes through the center of mass। तो यहाँ पे आपको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द रॉड कितना होता है, आई की वैल्यू ml² डिवाइडेड बाई 12 ये होता है। और आप अब सिंपल जो फार्मूला आप जानते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ जाइलेशन m², तो इसको इक्वेट कर लीजिए ml²/12 को, m से m कैंसिल हो जाएगा, k इक्वल टू कितना मिल जाएगा आपको, √L²/12।
ओके, तो यहाँ पे आंसर एल आपको बाहर मिल जाएगा। यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 2 जा 4 3 जा 12, तो 2 बाहर हो जाएगा, √3 आपको मिलेगा। L/2 √3 जो करेक्ट ऑप्शन, सो सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज L²/2I रिप्रेजेंट। ओके, ए पावर है, द टॉर्क है, पार्टिकल, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, डी है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। अब पता है काइनेटिक एनर्जी के बारे में, ई ½ mv², और अगर रोटेटरी ऑब्जेक्ट है तो फिर V = ω/r आपको पुट करना पड़ेगा। सो E = 1/2 m, V की वैल्यू ω² r², सो mr² मिलकर क्या हो जाएगा, ये आपको I बन जाएगा। सो I ω² / 2 यानी ½ I ω², ये भी काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन है। यहाँ पे भी आप एक रिलेशन पढ़े थे, L = I × ω। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का प्रोडक्ट और एंगुलर वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है। यहाँ भर दीजिए, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, ये I से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो I² ω²/2I, I² ω² क्या हो जाएगा, L² हो जाएगा, L²/2I। तो L²/2I जो है काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करना चाहिए, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करेगा। सो डी इज योर करेक्ट ऑप्शन, डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बॉडी एट रेस्ट में है, और कोई बॉडी रेस्ट में है, तो रेस्ट की स्थिति में क्या होगा, रेस्ट की स्थिति में बॉडी रुका हुआ है, नो वेलोसिटी, V = 0, और V = 0 है तो मोमेंटम की वैल्यू तो ऐसे ही 0 हो जाएगी, P = m भी 0 हो जाएगा। स्पीड की बात तो ये भी 0 हो जाएगा, वेलोसिटी की बात तो ये भी 0 हो जाएगा। तो एक ही चीज़ होगा, जो भी इसकी एनर्जी होगी, अगर रुका हुआ है तो ये पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि पोजीशन का फंक्शन होता है पोटेंशियल एनर्जी। यू की बात करें तो इट इज ऑलवेज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन ओनली, नॉट ऑफ द वेलोसिटी। रेस्ट में है तो फंक्शन ऑफ पोजीशन, केवल पोजीशन ही देख लिया जाएगा, इससे इसकी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू के बारे में पता चल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है इफ द लीनियर मोमेंटम इज इंक्रीज्ड बाय 50% द काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज बाय। तो यहाँ पे आपको परसेंटेज इंक्रीज बताना है, आपको रिलेशन पता है एनर्जी और मोमेंटम में, E = P²/2m होता है, ये रिलेशन होता है। कह रहा है अगर लीनियर मोमेंटम की वैल्यू 50% बढ़ा दी जाती है, 50% बढ़ा दी जाती है, तो अगर हम E' की वैल्यू या P' की बात करें तो E' ही लिखते हैं, P' अपॉन क्या हो जाएगा, 2m। मास तो फिलहाल हमें वही रखना है। अब P' हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो जो भी मोमेंटम है पहले उसमें कितना बढ़ा दिया गया, 50%। इट मीन्स 1 यानी P/2 आपको ऐड करना, 3P/2 हो जाएगा आंसर, इसका P' की वैल्यू। तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज की बात कर रहा है, तो कितना हो जाएगा, पहले क्या था, P था, अभी 3P/2 हो गया है, तो 3P/2 - P डिवाइडेड बाई P × 100, तो कितना रिजल्ट होगा, ये 3P/2 है तो आपको मिलेगा P अपॉन P × 100, ऐसा जो वैल्यू मिल रही है 100%। बट यहाँ स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ है तो लीनियर मोमेंटम को कह रहा है कि बढ़ रहा है, और काइनेटिक एनर्जी में जब बताना है आपको, तो आपको यहाँ पे फिर स्क्वायर करके लिखना पड़ेगा, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। तो फिर यहाँ आपको हो जाएगा 9/4 - 1 मीन्स 5/4 × 100, 25 25 5 जा 125, यानी 125, यानी कि
ये कंसेप्ट नहीं होगा। 125 आपका आंसर आएगा, 125%। सो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, okay, no other pages are here. So thank you for seeing the video. Like, share and subscribe. Thank you.